तो इंग्लिश प्रैक्टिस करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एज फॉर उसके बाद जो भी नॉन रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, या फिर कोई जिरंड मतलब वर्ब में आईएनजी दिखा सकते हैं। जैसे इसका मतलब होता है जहाँ तक। जैसे अगर आप कहते हैं जहाँ तक खेलने की बात है तो कह सकते हैं आप एज फॉर प्लेइंग। जहाँ तक गेम खेलने की बात है एज फॉर प्लेइंग द गेम, इस तरह से कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं जहाँ तक आपको समझाने की बात है एज फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड, इस तरह से कह सकते हैं। नॉन या कोई जो भी ऑब्जेक्ट होगा तो सिंपली आप रख ही सकते हैं। ओके, तो आइए इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। जहाँ तक मेरे प्लान की बात है, मैं कल सुबह जल्दी उठूँगा और जिम जाऊँगा। उसके बाद मैं घर आऊँगा और फिर पौष्टिक नाश्ता करूँगा। फिर मैं काम पर जाऊँगा और पूरे दिन कड़ी मेहनत करूँगा। शाम को मैं अपने दोस्तों से डिनर पर मिलूँगा और फिर घर आकर आराम करूँगा। बड़ा ही सिंपल है, समझने की कोशिश करिए। ओके, एज फॉर माई प्लान आई विल वेक अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग एंड गो टू जिम। आफ्टर दैट I will come home and have a nutritious breakfast. Then I'll go to work and work hard all day. In the evening, I'll meet my friends for dinner and then come home and relax. जहाँ तक मेरी बात है, मुझे लगता है कि हम इस स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से हल कर सकते हैं। हमें पहले एक दूसरे की बात को सुनने की ज़रूरत है और फिर हम किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं, मतलब अग्रीमेंट पे। जैसे एज फॉर मी, जहाँ तक मेरी बात है, आई थिंक, मुझे लगता है, वी कैन रिजॉल्व दिस सिचुएशन पीसफुली, इसे हम सही ढंग से इस सिचुएशन को हल कर सकते हैं। वी नीड टू लिसन टू ईच अदर, हमें आपस में सुनने की ज़रूरत है फर्स्ट, सबसे पहले, राइट। एंड देन उसके बाद मतलब फिर वी कैन रीच एन एग्रीमेंट, उसके बाद हम एक मतलब समझौते पर पहुंच सकते हैं। रीच के बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते हैं। ओके, जहाँ तक मेरी बात है, मैं सहमत हूँ कि हमें इस मामले पर और चर्चा करने की ज़रूरत है। हालांकि मुझे यह भी लगता है कि हमें इस बारे में सावधानी से सोचने की ज़रूरत है कि हमें आगे क्या कदम उठाएं, बड़ा ही सिंपल है। हिंदी थोड़ा सा लगता है अजीब सा, लेकिन इंग्लिश बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जैसे एज फॉर मी, जहाँ तक मेरी बात है, आई अग्री, मैं सहमत हूँ कि दैट वी नीड टू डिस्कस दिस मैटर फर्दर, हमें और इसमें मतलब डिस्कस करने की ज़रूरत है। ओके, ऑल्दो, हालांकि, आई ऑल्सो थिंक, मुझे यह भी लगता है, आई ऑल्सो थिंक, वी नीड टू थिंक, हमें सोचने की ज़रूरत है केयरफुली अबाउट व्हाट, इस बारे में कि कौन सा स्टेप हमें आगे लेते हैं। ठीक है, व्हाट स्टेप्स वी टेक नेक्स्ट। तो हिंदी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बड़ा ही प्यारा है और बस यूज़ करिए। जहाँ तक उस मैटर की बात है, मुझे यह समझ में नहीं आता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो, सब ठीक हो जाएगा। एज फॉर दैट मैटर, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू आर सो अपसेट। एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सपोज टू का मतलब कोई रूल और रेगुलेशन आप जो बनाते हैं, उस जगह पे आप सपोज टू मतलब याद दिलाते हैं कि आपको ये फॉलो करना चाहिए था, उस जगह पे हम सपोज टू को यूज़ करते हैं। इसका सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप चाहें तो मेरा डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। ओके, जैसे मुझे आज सुबह जल्दी उठना था लेकिन मैं ज़्यादा सो गया। अब मुझे जल्दी से तैयार होकर ऑफिस जाना है। मैं अपने बॉस के साथ परेशानी में नहीं पड़ना चाहता। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ आई वॉज सपोज टू वेक अप अर्ली दिस मॉर्निंग बट आई ओवर स्लेप्ट। नाउ आई हैव टू गेट रेडी क्विकली एंड गो टू द ऑफिस। आई डोंट वांट टू गेट इन ट्रबल विद माई बॉस। आप आज सुबह 10 बजे ही घर आने वाले थे लेकिन आप अभी भी यहाँ नहीं हो। आप कहाँ थे, मतलब कहाँ रह गए। तो आप कहते हैं यू वर सपोज टू बी होम एट 10 o'clock दिस मॉर्निंग बट यू आर स्टिल नॉट हेयर। वेयर हैव यू बीन। वेयर हैव यू बीन मतलब कहाँ से होकर आए हो, कहाँ रह गए हो। ओके, ठीक है। हमारे पास आज रात के लिए खाने की योजना थी लेकिन मुझे लगता है कि हमने इसे रद्द कर दिया है। वी वर सपोज टू हैव डिनर प्लान्स टुनाइट बट आई थिंक वी हैव कैंसिल देम। मुझे लगता है कि मुझे उस बैठक में भाग लेना चाहिए था लेकिन मैं इसे भूल गया। आई थिंक आई वॉज सपोज टू अटेंड दैट मीटिंग बट आई फॉरगॉट अबाउट इट। इवन दो का मतलब होता है हालांकि। ओके, इवन दो कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, हालांकि ये भी, इसके बाद भी ये भी, तो उस जगह पे हम इवन दो को यूज़ करते हैं। जैसे हालांकि वह बहुत व्यस्त था फिर भी उसने मेरी मदद करने के लिए समय निकाला। इवन दो ही वॉज वेरी बिजी ही टुक द टाइम टू हेल्प मी। यहाँ पे फिर भी के लिए यहाँ पे यट लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाएंगे तो बहुत ही आपका मतलब एक अलग लेवल का इंग्लिश होता है, क्योंकि नहीं लगाते हैं लोग। ठीक है, तो इस पर हमेशा याद रखना। ओके, सेकंड है हालांकि यह एक बहुत ही कठिन परीक्षा थी।
हालांकि यह बहुत ही कठिन परीक्षा थी, फिर भी मैंने इसे पास कर लिया। इवन दो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, आई पास्ड इट। हालांकि मौसम ख़राब था, फिर भी हमने बाहर घूमने जाने के लिए डिसाइड किया। इवन दो द वेदर वॉज बैड, वी डिसाइडेड गो फॉर अ वॉक आउटसाइड। हालांकि मैं इसे नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ा। इवन दो आई डिडंट वांट टू डू इट, आई हैड टू डू, आई हैड टू, इतना भी कह सकते हैं आप। ओके, इवन इफ का मतलब होता है भले ही। ये भी सेम ही है, उसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी कॉन्ट्रास्ट दिखाना पड़ता है। सिंपल है, जैसे भले ही मौसम ख़राब है, फिर भी हम पिकनिक पर जाएंगे। इवन इफ़ द वेदर इज़ बैड वी विल स्टिल गो ऑन अ पिकनिक। यहाँ पे फिर भी के लिए कुछ नहीं लगाएंगे, पॉज लेंगे बोलने वक्त, ठीक है। और सिंपल अगर लिख रहे हैं तो कॉमा से आपको काम चलाना पड़ेगा, राइट। सेकंड है, भले ही मैं बहुत थक गया हूँ, भले ही मैं बहुत थक गया हूँ, फिर भी मैं आपकी मदद करूँगा। इवन इफ़ आई एम वेरी टायर्ड आई विल स्टिल हेल्प यू। भले ही मुझे यह काम पसंद नहीं है, फिर भी मैं इसे करूँगा। इवन इफ़ आई डोंट लाइक दिस जॉब आई विल स्टिल डू इट। भले ही मुझे इस बात पर यकीन नहीं है, फिर भी मैं आप पर भरोसा करूँगा। इवन इफ़ आई डोंट बिलीव दिस आई विल स्टिल ट्रस्ट यू। एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द, जल्दी से जल्दी कह सकते हैं, मतलब शीघ्र, राइट। मुझे यह काम जल्द से जल्द ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैं इसे कल या परसों तक ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। जब मैं इसे पूरा कर पाऊँगा तो आपको बता दूँगा। आई नीड टू फिनिश दिस वर्क एज सुन एज पॉसिबल। आई विल ट्राई टू फिनिश इट बाय टुमारो और द डे आफ्टर, इतना कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं द डे आफ्टर टुमारो, राइट। आई विल लेट यू नो व्हेन आई एम एबल टू कंप्लीट इट। सिंपल है, बस यूज़ करिए। कृपया मुझे यथाशीघ्र मतलब जल्द से जल्द बताएं कि क्या आप इस बैठक में भाग ले पाएंगे। उसके बाद है, मुझे इसके बारे में अन्य लोगों को सूचित करना होगा। ओके, तो आप कह सकते हैं प्लीज़ लेट मी नो एज सुन एज पॉसिबल इफ़ यू विल बी एबल टू अटेंड दिस मीटिंग। इफ़ जो होता है, इफ़ और वेदर, इसे हम इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ करते हैं क्वेश्चन के लिए, तो उसी सेंस में यहाँ पे यूज़ किया गया। आई होप कि कई सारे लोग समझते होंगे और कुछ लोग नहीं भी पता होगा इसके बारे में, तो इसे जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, काफ़ी यूज़ किया जाता है। मैं जानता हूँ कि आप मुझे अपनी यात्रा के बारे में बताने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन जब मैं फ़ोन पर हूँ तो कृपया मुझे बीच में ना रोकें, बीच में ना टोकें। ओके, आई नो यू आर एक्साइटेड टू टेल मी अबाउट योर ट्रिप, बट व्हेन आई एम ऑन द फोन प्लीज़ डोंट इंटरप्ट मी। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, रिसेंट स्टडीज़ के अनुसार इंटरनेट का उपयोग करने से बच्चों का मस्तिष्क के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हिंदी थोड़ा सा लगता है ना अटपटा सा, लेकिन इंग्लिश कितना सिंपल है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज़, हाल ही में, ठीक है, रिसेंट स्टडीज़ के अनुसार यूजिंग द इंटरनेट मतलब इंटरनेट को यूज़ करना कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रेंस ब्रेन डेवलपमेंट। एक पुरानी कहावत के अनुसार समय ही धन है। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड सेइंग का मतलब कहावत भी होता है। ओके, ये याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड सेइंग टाइम इज़ मनी। मेरे रिसर्च के अनुसार एक नई भाषा सीखने का सबसे आसान तरीका है कि आप खुद को उसमें डुबो दे, मतलब कि इमर्स कर दे, मतलब थोड़ा सा उसमें ज़्यादा ही खुद को इंडल्ज कर दें। तो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च द बेस्ट वे टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज़ टू इमर्स योर सेल्फ इन इट।